हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा और बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलेंगे। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके पहले जो है साइंस के काफ़ी जो है क्लास हो चुके हैं। अगर उसे न देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट बना है उसे देख लीजिए। और यहाँ पे जो है टोटल बीपीएससी TRE 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है इस चैनल पे। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? बताइए, गुर्दा एवं फुफ्फुस, यकृत एवं अग्नाशय, लार ग्रंथि एवं यकृत, अग्नाशय एवं लार ग्रंथि। तो बताइए इसमें से कौन है जो पाचन ग्रंथि नहीं है? तो देखिए, गुर्दा और फुफ्फुस जो है ये क्या है? ये पाचन ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा जबकि यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां ये सभी जो है पाचन तंत्र से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुर्दा और फुफ्फुस जो है ये पाचन ग्रंथियां नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। तो बताइए, गुआनिन और साइटोसिन जो है ये किससे जुड़े होते हैं? बताइए, एक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा या फिर 4 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो बताइए, गुआनिन और साइटोसिन जो है कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? बताइए, मेढक का टेडपोल जो होता है यह किस रूप में अनुकूलित होता है? बताइए, एमिनोटेलिक में, यूरियोटेलिक में या फिर यूरिकोटेलिक में। तो बताइए मेढक का टेडपोल जो है किस रूप में अनुकूलित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एमोनोटेलिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। बताइए, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। बताइए, जल के द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, भूमि द्वारा होता है या फिर इन सभी द्वारा होता है? तो देखिए, जैव मंडल में जो होता है रासायनिक पोषकों का चक्र जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्र जो होता है जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और भूमि द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। बताइए, प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका भित्त में होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? तो बताइए प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये कहाँ पर होता है? तो देखिए, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिपिड्स के उपापचयी क्रिया में भी सहायता करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदल देते हैं। तो बताइए, खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं ये प्रकाश को किस में बदलते हैं? बताइए, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, भौतिकी ऊर्जा में बदलते हैं, गतिज ऊर्जा में बदलते हैं या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? बताइए, 2,4-D जो है यह क्या है? एक खरपतवार नाशक है, चूहा नाशक है, रासायनिक खाद है या फिर नई किस्म का बीज है? तो देखिए 2,4-D जो होता है ये क्या है? यह एक प्रकार का जो है खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2,4-D जो है यह एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। बताइए पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता जो है पाई जाती है। बताइए मोलस्का में पाया जाता है, पारीफेरा में पाया जाता है, कार्डेटा में पाया जाता है या फिर इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो बताइए पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता जो है किसमें पाई जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता जो होता है ये पारीफेरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारीफेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास जो है प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा। बताइए मेढक होगा, सांप होगा, टिड्डा होगा, दोनों मेढक और सांप दोनों होंगे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे घास को प्रथम पोषी स्तर माना है तो घास को कौन खाता है, टिड्डा। जब टिड्डा खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। और उसके बाद टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है मेढक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग याद रखिएगा कि मेढक जो होता है ये तृतीय पोषी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा बताइए घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो बताइए एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर जो होता है ऊर्जा का मान जो है क्या होता है, घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। बताइए पोषक तत्व का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना, बल प्रदान करना। तो बताइए श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए श्वेत रक्त कणिका WBC का जो कार्य होता है ये संक्रमण से लड़ना होता है। किससे क्या करता है, संक्रमण से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मदद करता है। बताइए एंजाइम जो है यह किस में मदद करता है। श्वसन क्रिया में मदद करता है, भोजन पचाने में मदद करता है, इम्यून तंत्र में मदद करता है या फिर प्रजनन में मदद करता है। तो बताइए एंजाइम जो होता है यह किस में मदद करता है। तो देखिए एंजाइम का मुख्य कार्य जो होता है ये खाना को पचाने में मदद करता है। क्या करता है, खाना को पचाने में जो है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लार में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में जो है कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एक टायलिन होता है एवं लाइसोजाइम होता है और दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम पूछेगा तो कौन सा है, लाइसोजाइम है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए माल्टोज नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है। बताइए माल्टोज नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो देखिए माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, माल्टोज नामक एंजाइम करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है। बताइए भोजन का पाचन जो है ये सामान्य रूप से किस में होता है। बताइए यकृत में होता है, जठर जिसी को स्टमक कहते हैं इसमें होता है, या फिर छोटी आंत में होता है, या फिर बड़ी आंत में होता है। तो देखिए भोजन का जो पाचन होता है ये सामान्य रूप से जो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है ये सामान्य रूप से जो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से देखिए सामान्य पुरुष के शरीर का
तापमान कितना होता है? बताइए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है कितना होता है? बताइए 81.1 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 21.7 डिग्री सेल्सियस होता है? तो बताइए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बताइए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछेगा तो 310 डिग्री केल्विन होता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है टोटल आप लोगों का बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और इस चैनल पर केवल आपके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इसके आगे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी इसमें क्लास चलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें जो है ज्योग्राफी का भी क्लास मिलेगा। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पे देखते हैं। सबसे बड़ी धमनी जो है का नाम बताइए कौन सा है? बताइए सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी होती है? बताइए धमनिका होता है, फुफ्फुस धमनी होती है, महाशिरा होता है, या फिर महाधमनी होता है? तो देखिए एओर्टा जो होता है, ऑप्शन नंबर डी महाधमनी जो होता है ये सबसे बड़ी धमनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है केटला और रोहू दृष्टांत हैं। बताइए केटला और रोहू जो है ये किसके दृष्टांत हैं? फ्रेश वाटर फिश का है, मरीन फिश का है, ब्रेकिस फिश का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए केटला और रोहू जो है यह किसके दृष्टांत हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केटला और रोहू जो होता है फ्रेश वाटर फिश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? बताइए एल्बो ज्वाइंट जो होता है यह किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? बताइए पाइवट है, बॉल एंड सॉकेट है, ग्राइंडिंग ज्वाइंट है, या फिर हिंज ज्वाइंट है? तो बताइए एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हिंज ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हिंज ज्वाइंट इसी को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? बताइए रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है यह किसने दी थी? बताइए हैनीमैन ने, हार्वे ने, चरक ने, या फिर बैक्समैन ने? तो बताइए रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है यह किसने दी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? बताइए प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बताइए लेमार्क थे, चार्ल्स डार्विन थे, हेवार्ड थे, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे? तो बताइए प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देने वाले कौन थे? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन जो थे ये प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? बताइए अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? बताइए क्यूरी लिपि कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं, या फिर देवनागरी लिपि कहते हैं? तो बताइए अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सीड्स क्या है? बताइए सीड्स जो है यह क्या होता है? आंखों का संक्रामक रोग है, घातक मृत्यु रोग है, एड्स की औषधि है, या फिर कैंसर का प्रकार है? तो बताइए सीड्स क्या होता है? तो देखिए सीड्स एक प्रकार का घातक मृत्यु है। क्या है? घातक मृत्यु है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को जो है पालना मौत भी कहते हैं। सीड्स जो होता है इसी को पालना मौत भी कहते हैं, इसी को पित्ताशय की मृत्यु भी कहते हैं। ये जो है अचानक शिशु का मृत्यु इसमें हो जाती है।
देखिए इसमें जो होता है अचानक 1 वर्ष की आयु से कम के बच्चे की जो है अकस्मात मृत्यु हो जाती है, ये सिट्स जो है एक प्रकार का घातक मृत्यु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस का कार्य क्या होता है? बताइए पित्तरस का जो है ये कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना, वसा का एमल्सीकरण करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बताइए पित्तरस का कार्य क्या होता है? तो देखिए पित्तरस का जो कार्य होता है ये वसा का एमल्सीकरण करना होता है। क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण जो है पित्तरस का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? बताइए पित्त का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पित्त का निर्माण पूछेगा तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एटी नील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए एटी नील जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए रक्तचाप बढ़ाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए, गठिया निवारण के लिए, दर्द निवारण के लिए। तो बताइए एटी नील जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए ये जो है एटी नील का उपयोग जो है कि रक्तचाप को घटाने के लिए काम में करते हैं। क्या करते हैं? रक्तचाप को घटाने के लिए एटी नील का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बीपी नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का। किसका? स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग जो है बीपी को मापने में किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? बताइए ट्रिपल एंटीजन जो होता है यह किन 3 रोगों से बचाता है? बताइए क्षय, काली खांसी हैजा, काली खांसी टिटनेस चेचक, काली खांसी डिप्थीरिया चेचक, काली खांसी टिटनेस या डिप्थीरिया। तो देखिए ट्रिपल एंटीजन जो होता है यह काली खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है। किससे? काली खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिटनेस जो होता है काली खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? बताइए जेनेटिक कोड की खोज करने वाले कौन थे? बताइए विलियम हार्वे थे, हरगोविंद खुराना थे, लुई पास्चर थे या फिर एफ वेंटिंग थे। तो देखिए जेनेटिक कोड की खोज करने वाले बताइए कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। कौन किए थे? हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीव विज्ञान में 1968 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1968 ईस्वी दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? बताइए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, इसका रीजन क्या है? बताइए क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है, ये सभी। तो बताइए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए क्लोरीन युक्त पानी रोगों के कीटाणुओं से मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीने वाले पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है इसलिए क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी जो है रोगों के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? बताइए स्कर्वी होता है, तपेदिक होता है, सूखा रोग होता है या फिर घेंघा होता है। तो देखिए शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में आयोडीन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दूध जो होता है इसे परिरक्षण के लिए या फिर इसे सही रखने के लिए जो है किस प्रकार का विधि प्रयोग में लाया जाता है? बताइए विकिरण द्वारा, रोगाणुनाशन, शीघ्र हिमीकरण, पाश्चुरीकरण या फिर हिम शुष्कन। तो बताइए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण का प्रयोग जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका पाश्चुरीकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था तो लुई पास्चर के द्वारा। किसके? लुई पास्चर के द्वारा जो है पाश्चुरीकरण की खोज की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चींटी या मधुमक्खी के कांटे काटने पर
उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। बताइए, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो बताना है चींटी या मधुमक्खी के टंग में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। बताइए, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनॉल पाया जाता है, ग्लेशियन एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या फिर ऑक्जेलरिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, चींटी हो या फिर मधुमक्खी, इनके डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा फार्मिक अम्ल का जो है फार्मूला क्या होता है, तो CHOOH होता है। CHOOH जो है फार्मिक अम्ल का फार्मूला है। अगर आप लोगों को एग्जाम में फार्मिक अम्ल न मिले, CHOOH मिले, तो अभी आप लोग समझ जाइएगा कि ये फार्मिक अम्ल है जो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। बताइए, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाह्य नीले में, दाएं नीले एवं फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी एवं महाधमनी में, फुफ्फुस शिरा एवं दाएं नीले में। तो देखिए, मानव हृदय में जो शुद्ध रक्त पाया जाता है ये पाया जाता है बाएं नीले में और महाधमनी में। तो महाधमनी और बाएं नीले में जो है मानव के हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। तो बताइए, जीवाणुओं से होने वाला रोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, मलेरिया है, पेचिस है, हैजा है, या फिर सामान्य सर्दी जुकाम है। तो देखिए, जीवाणुओं से जो रोग होता है ये कौन सा है, हैजा है। हैजा जो होता है जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा इसके अलावा जो है कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं, तो देखिए, टिटनेस हो गया, टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या होते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। फिर से सुन लीजिए, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या होते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। और बताइए, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। तो एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज जो होता है ये वायरस या फिर विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर पूछेगा परजीव से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, तो मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिस, कालाजार जो है ये सब जो है परजीव से होने वाले रोग हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। बताइए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। बताइए, लायरिक्स कहा जाता है, फायरिक्स कहा जाता है, कंठनली कहा जाता है, या फिर श्वास नली कहा जाता है। तो बताइए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। बताइए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को लायरिक्स कहते हैं या फिर स्वर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लायरिक्स या फिर स्वर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी फसल है जो तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो तेल के बीज जो है उत्पन्न नहीं करती है। तिल है, अलसी है, पीजन पी है, या फिर सूर्यमुखी है। तो देखिए, तिल जो होता है ये भी तेल उत्पन्न करता है, अलसी भी करता है, सूर्यमुखी भी करता है, लेकिन पीजन पी जो होता है ये जो है तेल का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तारक रश्मियाँ निकलती हैं। बताइए, तारक रश्मियाँ जो है ये कहाँ से निकलती हैं। तारक काय से निकलती हैं, अर्ध गुणसूत्र से निकलती हैं, कोशिका द्रव्य से निकलती हैं, या फिर कोशिका झिल्ली से निकलती हैं। तो बताइए, तारक रश्मियाँ जो है ये कहाँ से निकलती हैं। तो देखिए, तारक रश्मियाँ जो होती हैं ये तारक काय से निकलती हैं। कहाँ से, तारक काय से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारक काय से जो है तारक रश्मियाँ निकलती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं। बताइए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को क्या कहा जाता है। बताइए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को क्या कहा जाता है। बताइए, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, या फिर सेलुलोज कहा जाता है। तो बताइए, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा हरे रंग के वर्णक में क्या पाया जाता है, तो हरे रंग के लवण में जो है पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हरे रंग को छोड़ करके अन्य रंगों वाले लवणों को क्या कहा जाता है, तो इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अगर पूछेगा हरे रंगों को छोड़ करके अन्य रंगों वाले लवणों में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। बताइए फूलों का रंग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए फूलों का रंग जो है प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो इसको प्राप्त करते हैं क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। किसको? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो है फूलों का रंग प्रदान किया जाता है। और रंगहीन लवणों को जो है, रंगहीन लवण जो होते हैं इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। रंगहीन जो लवण होते हैं इनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे जड़। ठीक है। और उसके बाद फूलों का रंग जो है प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? बताइए मशरूम या फिर कुकुरमुत्ता जो है यह किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण है, हरा पौधा का उदाहरण है, या फिर एक कोशिकीय पौधा का उदाहरण है? बताइए मशरूम कुकुरमुत्ता जो होता है यह किसका उदाहरण है? तो देखिए यह कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशरूम जो होता है और इसी को क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो होता है ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अनायास दिखने लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी को खुम्भी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। खुम्भी या फिर मशरूम जो होता है ये कुकुरमुत्ता का ही नाम है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जो यह जो है मृतोपजीवी जीव होता है, तो अगर पूछेगा कुकुरमुत्ता कैसा है तो मृतोपजीवी जीव है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? बताइए नेफ्रोलॉजी जो होता है यह किसका अध्ययन करता है? बताइए गुर्दे का अध्ययन करता है, जिगर का अध्ययन करता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करता है, या फिर नवजात का? तो बताइए नेफ्रोलॉजी जो होता है यह किसका अध्ययन करता है? बताइए गुर्दे का अध्ययन करता है, जिगर, तंत्रिका तंत्र, या फिर नवजात? तो देखिए नेफ्रोलॉजी जो है यह गुर्दे का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी जो होता है ये गुर्दे का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? बताइए गाजर, मूली, अदरक, या फिर चुकंदर? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? तो देखिए गाजर भी जड़ होता है, मूली भी जड़ होता है, चुकंदर भी जड़ होता है, लेकिन अदरक जो होता है ये क्या होता है? इतना होता है। अदरक और हल्दी जो है यह एक प्रकार का तना है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण, या फिर विटामिन डी की कमी के कारण? तो बताइए बच्चों में रिकेट्स होने का कारण क्या है? तो देखिए रिकेट्स को ही सूखा रोग कहते हैं। तो ये जो है विटामिन डी की जब कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है इसकी प्रकृति कैसी है? बताइए अम्लीय है, तटस्थ है, क्षारीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मानव पित्त का प्रकृति जो है किस प्रकार का है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्षारीय है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। बताइए कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? बताइए कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 500 है, 700 है, 200 है, या फिर 206 है? तो देखिए कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो है ये टोटल जो है 700 है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 700 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है किसने प्रस्तुत की थी? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए एजी टांसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1935 ईस्वी में। कब किया गया था? एजी टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द दिया गया था 1935 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज की गई थी। बताइए कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, क्रिश्चियन बर्नार्डे के द्वारा की गई थी, या फिर लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी? तो बताइए कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की थी? बताइए पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बताइए रोनाल्ड रॉस के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर जोसेफ लिस्टन के द्वारा? तो बताइए पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन के जैविक प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। बताइए हाइड्रोफोबिया से संबंधित कौन है? टिटनेस है, मेनिंजाइटिस है, रेबीज है, या फिर डेंगू है? तो बताइए हाइड्रोफोबिया से संबंधित कौन है? तो देखिए हाइड्रोफोबिया जो है ये रेबीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रेबीज से संबंधित होता है, और हाइड्रोफोबिया जो होता है यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें जो होता है दो रूपों में, यह रोग जो है दो रूपों में देखा जाता है। पहले में जो होता है जल से भय लगता है, और इसमें जो होता है कुत्ता के भौंकने के जैसा जो है इसमें आवाज निकलता है। दूसरे में होता है कि मतलब ये तेज जो है ज्वर आता है और भयंकर सिर दर्द होता है। उसमें इसके बाद जो है इसमें उल्टी, जिसे वमन कहते हैं, होने की प्रवृत्ति होती है, और जो है बेचैनी जो है इसमें महसूस होती है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रेबीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो संक्रमण होता है ये पागल कुत्ता, भेड़िया और लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है रेबीज। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेघा की कमी से होता है। बताइए घेघा जो है यहाँ पे फिल करना है किसकी कमी से होता है? बताइए नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है, या फिर विटामिन बी की कमी से होता है? तो देखिए घेघा नामक रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेघा नामक रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो होता है गला फूल जाता है, और आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थि सुसूरता जो है इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बताइए किसकी कमी से होता है? बताइए अस्थि सुसूरता ऑस्टियोपोरोसिस जो है किसकी कमी के कारण होता है? बताइए पोटेशियम की कमी से होता है, लौह की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, या फिर कैल्शियम की कमी से होता है? तो देखिए अस्थि सुसूरता जो होता है इसी को जो है ये हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये जो होता है ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हड्डी का एक रोग है ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वासियोरकर जो है बीमारी किससे संबंधित है? बताइए किसकी कमी के कारण होता है? बताइए क्वासियोरकर बीमारी जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? बताइए कार्बोहाइड्रेट की कमी इसके कारण होता है, शक्कर की कमी के कारण होता है, प्रोटीन या फिर सोडियम की कमी के कारण होता है? तो बताइए क्वासियोरकर जो बीमारी है यह किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए
यह जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशी-योरकर बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से जो है कुपोषण का एक रूप है यह क्वाशी-योरकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो खतरे में नहीं है? बताइए भारतीय गिद्ध है, साइबेरियन सारस है, हिमालयी बटेर है, भारतीय तोता है। तो देखिए इसमें से जो भारतीय तोता है यह जो है यह खतरे में शामिल नहीं है। ये जो है इसकी संख्या जो है काफ़ी अधिक है, तो ये जो है खतरे में नहीं आता है। जबकि साइबेरियन सारस जो है और भारतीय गिद्ध और हिमालयी बटेर ये सब जो है खतरे की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे का क्लास देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके बाद बिहार स्पेशल, इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।